लगता है 6000 का अंतर हो गया है। अभी ये रिजल्ट अभी सिर्फ रुझान ही आए हैं और यहां पर अब तक काफी नुकसान देखने को मिल रहा है शेयर मार्केट। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर हम बता देते हैं। टीडीपी की तरफ से एक बयान आया और कहा कि 100% एनडीए के साथ ही रहेंगे। इससे पहले खबर आई थी कि कांग्रेस टीडीपी से बात कर सकती है सूत्रों के हवाले से, लेकिन अब टीडीपी की तरफ से यह बयान कि 100% एनडीए के साथ। बिल्कुल, और ये एनडीए के साथ रहने का जो टीडीपी ने स्पष्ट किया है अंशिका, अब से पहले जो अभी हम चर्चा कर रहे थे वो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही थी कि टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी और साथ ही नीतीश कुमार से कांग्रेस पार्टी बातचीत कर सकती है। और इस चर्चा के आने से पहले ही एनडीए ने जो टीडीपी ने एनडीए के साथ रहने का जो स्पष्ट ऐलान किया है, क्योंकि अब ये सूत्रों के हवाले से नहीं, ये टीडीपी के आधिकारिक नेताओं के बयान के आधार पर हम जानकारी दे रहे हैं कि 100% वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। जो चर्चा है कांग्रेस के साथ जाने की, वो अभी यहां पर उसका कोई मतलब नहीं है। और नीतीश कुमार वाले पक्ष पर भी हम देखेंगे कि क्या वो आगे प्रतिक्रिया रहेगी। लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी और सपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी जो अच्छी खासी लीड अभी लेती हुई नजर आ रही है रुझानों में, भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव के मुकाबले नुकसान होता दिख रहा है। और यहां लखनऊ में उसी की एक परिणति हमें देखने को मिल रही है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता क्या उसी वजह से ये भिड़ रहे हैं। हालांकि ये हिंसक घटनाएं बिल्कुल भी लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है और ऐसी घटनाओं को लेकर ही, ऐसी घटनाएं न हो इसीलिए ये लोकतंत्र में वोटिंग की व्यवस्था की गई है कि सर फुटौल ना हो, इसीलिए लोग वोट देकर के अपना मत रखें और उस मत को आगे चुनाव के माध्यम से पहुंचाया जाए और एक चुनी हुई सरकार आए जिससे कि ये जूतम पैजार, ये लठ जो एक दूसरे के ऊपर चलाने लगते हैं, हिंसक घटनाएं जो सामने आती हैं उन्हें रोका जा सके। लेकिन ये अभी लखनऊ से जो जानकारी मिल रही है, बीजेपी और सपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। अब ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या बीजेपी के कार्यकर्ता किस वजह से भिड़े हैं, क्या कुछ कारण वहां पर रहा, तात्कालिक कारण क्या बने, ये भी हम आपको बताएंगे, जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और अभी जो डिटेल्स लगातार हमारे पास पहुंच रही हैं, चाहे वो रुझानों की बात हो, परिणामों की बात हो या सेंसेक्स से जुड़ी हुई जो डाउनफॉल अभी नजर आ रहा है 6000 से ज्यादा अंकों का, उससे जुड़ी हुई बड़ी खबरें हो या फिर छिटपुट घटनाएं, रिजल्ट और जो अभी रुझान आ रहे हैं उसके बाद कुछ एक जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में, रिएक्शंस हो बड़े नेताओं के, सभी आप तक हम समय से पहुंचा रहे हैं और सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे आप तक न्यूज 18 पहुंचा रहा है। और अभी की जो स्थिति है वो ये कि बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई है। हालांकि ये किस हद तक भिड़ंत हुई है इस पर और डिटेल अब तक पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में जब हम वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये विचारों की लड़ाई होनी चाहिए और विचारों की लड़ाई को लड़ने का, जीतने का जो सबसे सटीक और सुगम माध्यम है वो यही है कि आप वोट करें। आपने वोट किया, आपके मत को आगे बढ़ाया जाएगा। ये एक बहुत सबसे सटीक तरीका है, लड़ाई और झगड़े का नहीं। देखिए ये तस्वीर दिखा रहे हैं, बवाल की तस्वीर। अब बवाल देखिए कैसे पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं वो और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर है और एक बड़ी खबर इस वक्त की, छिंदवाड़ा में नकुल नाथ पीछे है। छिंदवाड़ा में नकुल नाथ 56,000 से ज्यादा वोटों से पीछे है। छिंदवाड़ा की बात कर रहे हैं और छिंदवाड़ा से नकुल नाथ कैंडिडेट थे, कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट है और अब वो 56,000 वोटों से पीछे नजर आ रहे हैं। विवेक बंटी साहू आगे चल रहे हैं और 56,000 वोटों का अंतर अंशिका मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अंतर है और जो कि अभी इस वक्त नकुल नाथ के लिए कुछ चिंता का कारण हो सकता है। और जिस तरह से कमलनाथ और नकुल नाथ बहुत मेहनत भी कर रहे थे छिंदवाड़ा की सीट पर, हालांकि और कहीं वो कम दिखाई दिया अपेक्षाकृत, छिंदवाड़ा को उन्होंने सेव करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अभी भी रुझान में 56,000 जो वोटों का अंतर है, मुझे लगता है कि ये अब शायद उतना उसे पाट पाना मुश्किल होगा इस अंतर को, जो कि खाई जैसा अंतर लगभग हो गया। लेकिन उधर अगर बात करें राजगढ़ सीट की तो वहां पर जिस तरह से दिग्विजय सिंह अभी 25,000 वोटों से पीछे चल रहे थे, तो 25,000 वोटों का अंतर तो एक बार को संभव दिखाई देता है कि आप पाट सकते हैं। 2, 3, 4, 5 राउंड में आप जाएंगे तो वहां पर वो अंतर कम हो जाएगा। लेकिन 56,000 का जो अंतर है वो हो सकता है कि वो बढ़े, लेकिन अगर नहीं बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वो फिर घटेगा और ऐसे में फिर यहां पर स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन 56,000 वोटों से अगर कमलनाथ के सुपुत्र या नकुलनाथ जो यहां से लंबे समय से एक्टिव रहे हैं, छिंदवाड़ा के लोगों के बीच वो रहने का दावा करते हैं, वो अगर 56,000 के अंतर पर आ गए तो ये एक तरह की जो नैतिक हार मैं कह सकता हूं, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति
जो गढ़ में हार रहा है, और छिंदवाड़ा से वो आते हैं। छिंदवाड़ा से अब तक कांग्रेस पार्टी की सेफेस्ट सीट ये रही है, लेकिन उसे नकुल नाथ अब 56,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और अगर ये सीट हाथ से जाती है तो एक बहुत बड़ा संदेश आगे भी जाएगा, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं में भी जाएगा। और ये एक बड़ी खबर हमीरपुर से आ रही है। अनुराग ठाकुर जीत गए हैं। हिमाचल के हमीरपुर से अनुराग सिंह ठाकुर केंद्रीय मंत्री जीत गए हैं। और इससे थोड़ी देर पहले ही आप सुन भी रहे थे उन्होंने कहा कि परिणाम काफी सकारात्मक होंगे। और ये बड़ी खबर आ रही है, हमीरपुर से अनुराग सिंह ठाकुर जीत गए हैं। सतपाल रायजादा को उन्होंने हरा दिया है और बम्पर जीत हासिल की है अनुराग ठाकुर ने। हालांकि हिमाचल प्रदेश कंगना रनौत को लेकर भी नजर में है। कंगना रनौत भी आगे चल रही हैं मंडी से। और फिलहाल हमीरपुर की भी तस्वीर आपको दिखा रहे थे जहां से अनुराग ठाकुर ने जीत हासिल कर ली है। लेकिन अंशिका, आपने अभी जिस तरह से अनुराग ठाकुर की जीत की जानकारी दी, अनुराग ठाकुर तो जीत ही रहे हैं, वो एक युवा चेहरा है और केंद्र में लंबे समय से एक्टिव भी हैं। और अभी कोरबा से एक जो बड़ी खबर आ रही है वो सरोज पांडे से जुड़ी खबर आ रही है, वो पीछे चल रही है। और ये जो अभी तक के क्लियर रिजल्ट आए हैं या रुझान आए हैं, उसमें एक बात जो मुझे निजी तौर पर समझ में आई है कि जो लोगों के बीच रहने वाले नेता हैं, जो काम करने वाले नेता हैं, वो सभी जीत रहे हैं। जिसमें चाहे अनुराग ठाकुर की बात हो, किरण रिजिजू की बात हो, अमित शाह को हमने देखा वो लगातार एक्टिव रहते हैं, पार्टी के संगठन के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। तो ऐसे कोई भी नेता हमने अभी तक पीछे चलते हुए नहीं देखे जो कहीं पर किसी भी तरीके से लोगों के बीच रहने का उनको एक बहाना चाहिए, वो लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। और अभी जो स्थिति नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि जो नेता पीछे चल रहे हैं वो राजनीति में कई अलग अलग कारणों से चर्चा में रहते हैं, लेकिन काम को लेकर के अक्सर उनकी चर्चा नहीं होती है। तो ये भी एक बड़ी सीख होगी उन नेताओं के लिए, उन पॉलिटिकल फिगर्स के लिए और फेसेस के लिए, माफ कीजिएगा, जो अभी तक काम नहीं कर पा रहे थे किसी एक व्यक्ति का। जैसा वीरेंद्र जी भी जिक्र कर रहे थे, अजय जी से भी हमने चर्चा की, तो वो भी कहीं ना कहीं इस बात को दबी सभा में स्वीकार कर रहे थे कि काम करने वाले व्यक्ति की पूछ होती है और काम करने वाला व्यक्ति ही जीतता है। अभी हालांकि भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं और काफी काम इन्होंने छत्तीसगढ़ में भी किया था, लेकिन वो काम क्या इस लोकसभा चुनाव में उनको जीत दर्ज करा पाएगा? अभी चूंकि काउंटिंग चल रही है, धनंजय जी इस बारे में अभी जिक्र भी कर रहे थे कि अभी तो काउंटिंग चल ही रही है, अब तो रुझान पर क्या बात करनी, रुझान पर अभी आगे बदलाव होगा तो हम जरूर इस पर रिजल्ट पर भी बात करेंगे। अभी संतोष पांडे आगे चल रहे हैं, जबकि जो कोरबा की सीट है वहां पर ज्योत्सना महंत और सरोज पांडे के बीच का जो मुकाबला, वो अभी ज्योत्सना महंत फिलहाल आगे चल रही है। और संतोष पांडे के लिए एक बड़ी और टफ फाइट रहेगी। और संतोष पांडे यहां से अभी राजनांदगांव से आगे जीत रहे हैं, सरोज पांडे अभी पीछे चल रही हैं। और कुछ और सीट्स की हम बात करेंगे। और हमारे साथ क्योंकि मेहमान भी जुड़े हुए हैं तो रिएक्शन ले लेते हैं उनसे भी। धनंजय जी क्या कहेंगे? अभी तो सरोज पांडे पीछे चल रही है, आप लोग के लिए पॉजिटिव है ज्योत्सना महंत के जो रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं वो आगे चलती हुई नजर आ रही हैं। और छत्तीसगढ़ में 10 सीटें बीजेपी की ओर जाती हुई नजर आ रही है और एक जो है कांग्रेस के लिए। शायद ये वही सीट है, कोरबा ज्योत्सना महंत। फोन कट गया, आवाज आ रही है धनंजय जी आप तक? धनंजय ठाकुर आप सुन पा रहे हैं? अभी आवाज नहीं मिल पा रही। वीरेंद्र जी मैं आपके पास आता हूं। वही हम चर्चा जो शेयर बाजार की कर रहे थे, एक मजबूत सरकार इस नुकसान की भरपाई कर पाएगी। ठीक है, आप राजनीति के छात्र हैं, लेकिन जीवन का जो अनुभव आपका है, शेयर मार्केट को भी आप देखते हैं, वो मुझे लगता है कि वो राजनीति के साथ साथ वो फाइनेंशियल एडवाइस लोगों के लिए काफी कारगर रहेगी। देखिए, इकोनॉमी तो हमेशा पॉलिटी को ड्राइव करता है। यदि इकोनॉमी कमजोर रहेगा तो पॉलिटी बहुत मुश्किल में फंस जाता है। खास करके देखिए, हुआ यह है, मेरा जो अनुमान है कि जो एग्जिट पोल का जो फिगर आया, जिस तरह का 400 के आसपास सब आ रहा था, एवरेज 380-85 बन रहा था, तो लोगों को लग रहा था, बिजनेस को भी लग रहा था कि भाई मोदी फिर से आ रहे हैं। और उनका एक अपना फ्रेंडली अप्रोच रहा है। और ग्लोबल लेवल पर भी देखिए, इंडिया का इकोनॉमी का अर्थ ये नहीं है, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी अब इतना लार्जेस्ट हो चुका है, ब्रिटेन जैसे कंट्री को रिप्लेस कर चुका है, कि इंडिया की इकोनॉमी में थोड़ा भी डेंट लगता है तो सीधा वो इफेक्ट करेगा यूएस की इकोनॉमी को, बाकी इकोनॉमी को। इसलिए शेयर बाजार में सिर्फ इंडिया का शेयर नहीं होता, इंस्टीट्यूशनल शेयर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी पैसा लगाते हैं। और यदि उनको यह अंदेशा हो जाए, आभास हो जाए कि पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी होने की संभावना है, तो वो करेंगे क्या? डर से पैसा निकाल लेंगे, वो आएंगे नहीं। तो इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में दोनों तरफ का भागीदारी होता है, बाहर का भी और अंदर का भी। और नुकसान कौन चाहता है? इन्वेस्टर।
लाखों लाख करोड़ उनके डूब जाते हैं। सवाल उसमें यह होता है कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनका तो जो हुआ सो हुआ, जो छोटे छोटे आम इन्वेस्टर हैं, हमारे आप जैसे लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा बचा के सैलरी से काट के लगाते हैं, वो लोग डूब जाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये फाइनेंशियल का क्वेश्चन आपसे किया वीरेंद्र जी। लेकिन मुझे याद आता है मेरे स्वर्गीय नाना जी एक बात कहा करते थे कि शूर हो, वीर हो, सुंदर शरीर हो, लक्ष्मी न ताए हो, पूछत न काय हो। जिसके पास पैसा नहीं है वो राजनीति भी नहीं कर सकता, क्योंकि पैसे का ही सारा खेल है, पैसे की ही सारी माया है। और आम बोलचाल में कहा जाता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो अगर शेयर मार्केट डाउन जा रहा है तो आगे चुनौती रहेगी आने वाली सरकार के लिए कि वो मार्केट में जो नुकसान हुआ है उस गैप को भरे। अजय जी कैसे देखते हैं आप? एक बात मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा मैं। देखिए, चर्चिल थे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, सॉरी माफ करिएगा प्लीज, एक लाइन जोड़ना चाहता हूं। चर्चिल थे प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के, जैसा मैंने पढ़ा, तो उनसे कोई दोस्त मिलने आया कि तुम्हारा देश कैसा चल रहा है, तो चर्चिल ने कहा कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज में देखो जाके, खुद ही तुमको ब्रिटेन की स्थिति पता चल जाएगा। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, अजय जी आप अपनी बात रखिए। देखिए, देश की जनता उम्मीद करती है कि देश में एक मजबूत सरकार हो, दुनिया भर में अर्थव्यवस्था तभी सुधरती है। मिली-जुली सरकारों के दौर में, चाहे वो देवगौड़ा जी की सरकार रही हो या फिर इंद्र कुमार गुजराल या चंद्रशेखर की सरकार में, तो किस तरह से देश का सोना बेचने की स्थिति आ गई थी। तो जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बने। और जो कांग्रेस ने भ्रम फैलाया, उस भ्रम की वजह से कुछ सीटों का अंतर जरूर आ रहा है, लेकिन सरकार पूरी मजबूत, और एनडीए को 300 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। तो ये एक मजबूत सरकार बनने जा रही है। और देश में आजादी के बाद पहली बार किसी नेता के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। तो जनता का विश्वास पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ है। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो जीतू पटवारी वो नेता जिनके नेतृत्व में 5 लाख कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ी, और मोदी जी डॉक्टर मोहन यादव जी की डबल इंजन की सरकार के साथ प्रदेश का भविष्य